तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 इन्फेक्शन कंट्रोल। हमने यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर 2 पूरी कवर कर ली है। देन हम यूनिट नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी की आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर 3 में क्या है। इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब इन्फेक्शन का कंट्रोल हम किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन क्या होता है। तो देखते हैं स्टरलाइजेशन में क्या होता है। जैसे ये कोई हमारी स्लाइड है, इस स्लाइड पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो इस बैक्टीरिया स्टरलाइज करना स्टरलाइजेशन कहलाता है। इंक्लूड इसकी जो हम एग फॉर्म होती है और या फिर इसकी वेजिटेटिव फॉर्म होगी, उनको इस स्लाइड से हटाना स्टरलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में क्या होता है, जो पैथोजेनिक फॉर्म होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे वेजिटेटिव फॉर्म होती है, उसको हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, लेकिन जो एग फॉर्म होती है उसको हम डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का क्लासिफिकेशन मेनली 2 टाइप्स के किया गया है। एक हो गया फिजिकल, एक हो गया केमिकल। पहले हम देखते हैं फिजिकल मेथड में क्या होता है। फिजिकल मेथड में होते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया प्रोटीन होते हैं उसको डीनेचुरेशन करते हैं और उसका बैक्टीरिया का कोएग्लूटिनेशन करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो बैक्टीरिया की टॉक्सोइड इफेक्ट होते हैं उसको डैमेज करते हैं, फिर बैक्टीरिया को स्टरलाइज करते हैं किसी भी सरफेस से। तो फिजिकल मेथड भी वेरियस टाइप्स के होते हैं। फिजिकल मेथड मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हो गया अपना सनलाइट, नेक्स्ट हो गया हमारा हीट, एंड थर्ड हो गया अपना फिल्ट्रेशन, और लास्ट हो गया हमारा रेडिएशन। एक और फिजिकल मेथड यूज में लिया जाता है, उसको नाम है ओजोन। इसके बाद में हम एक के बारे में पढ़ते हैं। जो हीट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टरलाइजेशन का। इसके द्वारा ही जो मेन स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है वो हीट के द्वारा ही की जाती है। हीट भी 2 टाइप्स की होती है, एक तो ड्राई हीट होती है, एक मॉइस्ट हीट होती है। ड्राई हीट होती है उसमें बैक्टीरिया को डीनेचुरेशन करते हैं, बैक्टीरिया प्रोटीन को डीनेचुरेशन करते हैं और उसको डैमेज करते हैं टॉक्सोइड प्रोडक्ट को। जबकि मॉइस्ट हीट में टेम्परेचर को कम करके या टेम्परेचर को बिलो 100 डिग्री या टेम्परेचर को 800 डिग्री या अबव 100 डिग्री करके मॉइस्ट हीट की प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 टाइप्स, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट में क्या करते हैं, 3 प्रोसेस करते हैं। एक तो टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस और अबव 100 डिग्री सेल्सियस। और ड्राई हीट में करते हैं हम बैक्टीरिया को रेड हीट द्वारा, जैसे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेड हीट द्वारा डिस्ट्रॉयड करना, या फिर फ्लेमिंग के द्वारा किसी भी आर्टिकल्स को, या फिर हो गया अपना इंसिनरेशन, या हो गया अपना हॉट एयर ओवन। अब जो हमने मॉइस्ट हीट पढ़ा है, मॉइस्ट हीट में भी बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा होता है जैसे पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन किसका होता है, दूध का होता है। एक होता है अपना इंस्पिरेशन, और जो 800 डिग्री पर होता है 2 प्रक्रिया, एक हो गया हमारा बॉइलिंग हो गया, और एक हो गया हमारा टिंडलाइजेशन। और जो अबव 100 डिग्री पर ऑटोक्लेव होता है, किसी भी जो डिसइंफेक्टेड आर्टिकल्स होते हैं उनको ऑटोक्लेव, इलेक्ट्रिक प्रोसेस होती है, उस ऑटोक्लेव मशीन में रख के उसको स्टरलाइज किया जाता है किसी भी सरफेस को या किसी भी आर्टिकल्स को। तो हम देखते हैं इसके बारे में, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में। आज हम केवल फिजिकल मेथड पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन का। नेक्स्ट हम केमिकल मेथड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तो आज हमारी यूनिट 3 का पार्ट फर्स्ट है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन देखते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच ऑल आर्टिकल
सरफेस इज मेड फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी आर्टिकल की सरफेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना। जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, एल्गाई हो गया, फंगाई हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टरलाइजेशन बैक्टीरिया इज स्पोर फॉर्म एंड वेजिटेटिव फॉर्म। जो हमारे स्पोर्म फॉर्म होती है वो बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक फॉर्म होती है, जबकि वेजिटेटिव फॉर्म होती है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अडल्ट फॉर्म होती है, जिसमें वो मैच्योरेशन होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो मैच्योर होता है। और जो बैक्टीरिया की या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पोर फॉर्म होती है उसको भी हम जो फेवरेबल कंडीशन हो गया, जिससे उसको मीडिया कल्चर मीडिया में ग्रोथ करा के हम जो एक फॉर्म को वेजिटेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेकिंग स्टरलाइज द किलिंग ऑफ ऑल लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऑल फॉर्म को स्टरलाइज किया जा सकता है, जैसे वेजिटेटिव फॉर्म हो गई, एक फॉर्म हो गई या पैथोजेनिक फॉर्म हो गए, सारी फॉर्म को स्टरलाइजेशन द्वारा किसी भी सरफेस को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है। इट मीन टू डिस्ट्रॉय ऑल द पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ वेजिटेटिव फॉर्म। इसमें हम पैथोजेंस को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेजिटेटिव फॉर्म में उसको हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ये मेनली केमिकल मेथड होता है उसके द्वारा होता है, लेकिन डिसइंफेक्शन के द्वारा हम बैक्टीरिया हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उसकी हम जो एक फॉर्म होती है या स्पोर फॉर्म होती है उसको हम डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का यूज। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग ईटीसी नीड स्टरलाइजेशन। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए या ड्रेसिंग हो गई उसको स्टरलाइजेशन की नीड होती है। इन फूड एंड ड्रग इंडस्ट्री, जो फूड्स हो गए या ड्रग इंडस्ट्री हो गए बड़े बड़े, उनमें जो फूड हो गया या ड्रग्स को होता है उनको स्टरलाइज किया जाता है। फॉर मीडिया एंड मीडियम यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, जो माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी होती है उसमें भी जो आर्टिकल्स होते हैं जैसे फोर्सेप्स हो गया, इनोकुलेशन लूप्स हो गए, वायर्स हो गए, ग्लास लाइट्स हो गए या टेस्ट ट्यूब्स हो गई, जो भी आर्टिकल्स होते हैं माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी उसमें मीडिया देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो टाइप में सबसे पहले हमारा स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के मेथड आते हैं। मेथड 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। अब जो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल मेथड का क्लासिफिकेशन। फिजिकल मेथड मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन 5 टाइप्स के होते हैं, इसमें ओजोन को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे अपना फर्स्ट हो गया सनलाइट, सेकंड हो गया हीट हो गया, थर्ड अपना फिल्ट्रेशन, फोर्थ ओजोन और रेडिएशन। अब फिल्ट्रेशन भी 2 टाइप्स का होता है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और अर्थवेयर फिल्ट्रेशन। और रेडिएशन होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है, आयोनिक रेडिएशन और नॉन आयोनिक रेडिएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं हीट के बारे में। हीट 2 टाइप्स की होती है, एक तो ड्राई हीट मतलब सूखी नमी, और मॉइस्ट हीट मतलब नमी हो गई। ड्राई मतलब सूखी हवा और मॉइस्ट हीट मतलब नमी वाली हवा। तो ड्राई हीट में क्या क्या होता है, रेड हीट होता है, फ्लेमिंग होता है, इंसरेशन होता है, हॉट एयर ओवन होता है। जबकि मॉइस्ट हीट में हम बैक्टीरिया को 3 टाइप से डिस्ट्रॉयड करते हैं, एक तो बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर पर, और एक 800 डिग्री टेम्परेचर पर, और एक ओवर 100 डिग्री टेम्परेचर पर। तो बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर में क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका पास्चुराइजेशन करते हैं या फिर इंस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 800 डिग्री टेम्परेचर पर या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉइलिंग के द्वारा डिस्ट्रॉयड करते हैं या फिर टिंडेलाइजेशन द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिस्ट्रॉयड करते हैं। और अबव 100 डिग्री टेम्परेचर पर हम ऑटोक्लेव प्रोसेस द्वारा बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉयड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल मेथड स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के। अब केमिकल मेथड में क्या होता है, एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड में मेनली हम फॉर्मएल्डिहाइड और ग्लूटाएल्डिहाइड को लेते हैं। फिनोल को लेते हैं केमिकल मेथड्स में। सरफेस एक्टिव एजेंट हो गया, हेलोजेंस हो गया, डाइज हो गया, रंजक्स हो गए, हमारे गैसेज हो गए। गैसेज में भी हम जो ग्लूटा एमिनो गैस, जो हम गैसेज में भी एक तो एथिलाइन गैस यूज लेते हैं, फॉर्मएल्डिहाइड गैसेज यूज में लेते हैं। और जो ये अपना हेलोजेंस हो गए, हेलोजन में मेनली एक तो क्लोरीन को लेते हैं और एक आयोडीन को लेते हैं। देखते हैं सब
फिर सबसे पहले देखते हैं फिजिकल मेथड क्या होता है। मॉइस्चर फ्री हीट और ड्राई हीट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एक ऑब्जेक्ट। पहले हम बैक्टीरिया या उसको बैक्टीरिया के सरफेस को डीनेचुरेशन करते हैं और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉयड करते हैं, या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनको डिस्ट्रॉयड करते हैं फिजिकल मेथड में। देखते हैं फिजिकल मेथड में जो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है अपना सनलाइट। सनलाइट हैज बीन एक्टिव जर्मिनल ड्यू टू इट्स अल्ट्रावायलेट रे। जो सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉयड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हीट। हीट इज द मोस्ट रिएबल एंड कॉमन एम्प्लॉयड फॉर मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। हीट सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टरलाइजेशन में आने वाला मेथड होता है। हीट टू टाइप्स होती है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट क्या होती है? ड्राई हीट किल द ऑर्गेनिज्म ऑफ बाय डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड कोएगुलेटिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया प्रोटीन होते हैं उनका बैक्टीरिया प्रोटीन होते हैं उसका डीनेचुरेशन करते हैं और उसका बैक्टीरिया का कोएगुलेटिनेशन मतलब बैक्टीरिया को एक साथ पास में लाके फिर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉयड करते हैं हीट के द्वारा। द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट मेथड। अब ड्राई हीट मेथड के द्वारा जो अपने फॉलोइंग पोर्ट्स मेथड है वो देखते हैं हम कौन कौन से है। तो ड्राई हीट में सबसे पहला हो गया रेड हीट। रेड हीट में क्या करते हैं, जैसे ये हमारा है बंसन बर्नर, ये आग लग रही है, अपना बंसन बर्नर है। बंसन बर्नर पर जो इनोकुलेशन लूप्स और वायर्स होते हैं या फोर्सेप्स होती है उनको हम रखते हैं और जब तक वो रेड ना हो जाए तब तक उनको रखते हैं, इसलिए इसको हम रेड हीट बोलते हैं। तो देखते हैं रेड हीट में क्या होता है। इनोकुलेशन लूप, वायर्स, टिप्स ऑफ फोर्सेप एंड नीडल आर होल्ड इन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर के फ्लेम पर रखते हो, जब तक रखते हैं तब तक ये रेड हीट ना हो जाए, टिल दे बिकम रेड हीट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में क्या करते हैं, यही प्रोसेस करते हैं बंसन बर्नर के थ्रू। जो अपने लगातार रखेंगे तो वो डीनेचुरेशन होकर टूट जाएंगे, इसलिए हम इसको मूवमेंट कराते हैं। जो भी ग्लास मटेरियल्स हो गए अपने उनको मूवमेंट कराते रहते हैं ताकि उसका फ्लेमिंग पर वो जितना उनको टेम्परेचर चाहिए होता है उतना वो लेकर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो फ्लेमिंग में क्या होता है, जो ग्लास स्लाइड्स हो गए या स्केपल्स हो गए, बोटल्स हो गए, वाइल्स हो गए, जो ये बोटल्स लेते हैं, जो हमारे जितने भी ग्लास मटेरियल्स होते हैं वो लेते हैं। एंड कल्चर ट्यूब आर पासेस थ्रू द बंसन बर्नर के थ्रू पासेस थ्रू कराते हैं, फ्लेम कराते हैं उसको बंसन बर्नर पर विदाउट अलाउइंग देयर बिकम रेड हीट। रेड हीट होने से पहले उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है? इंसिनरेशन जैसे हमने देखा है कि बहुत हाई टेम्परेचर, इसमें हम टेम्परेचर लेते हैं नॉर्मली 80 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। बाय दिस मेथड ऑफ इनफेक्टिव मटेरियल्स होते हैं इज रिक्वायर्ड टू एसेस बाय बर्निंग। हम इनको बर्निंग के थ्रू एसेज मतलब राख बना देते हैं। इंस्ट्रूमेंट नेम्ड इंसिनरेटर। इसके जो इंसिनरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट का नेम यूज होता है उसको हम बोलते हैं इंसिनरेटर। में बी यूज फॉर दिस पर्पज। इस इंसिनरेशन के लिए इंसिनरेटर का यूज करते हैं। डिस्ट्रॉइंग इनइफेक्टिव मटेरियल सच एज सॉलिड ड्रेसिंग हो गया या अपना पैथोलॉजिकल मटेरियल लाइक स्पुटम हो गया, अपना स्टूल हो गया, जितने स्पेसिमेन हो गए वो हो गए, और बेडिंग हो गया जैसे मैकिंटोश होता है, ब्रेप सीट होती है या शीट कवर होती है, आर डिस्ट्रॉयड बाय दिस मेथड। इंसिनरेशन मेथड के द्वारा ये जो जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉयड किया जाते हैं। इंसिनरेशन एक हम देखते हैं कि जो इंसिनरेशन मेथड होता है एकमात्र ऐसा मेथड होता है जिसमें हम वापस जो चीज़ें इनको हम रीयूज में नहीं ले सकते। जैसे रेड हीट में उन जो अपने जो इनोकुलेशन लूप्स या वायरस हो गए उनको हम बंसन बर्नर पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हटाकर हम उसको वापस रीयूज में ले सकते हैं। और जो अपने ग्लास स्लाइड्स हो गए उनको भी हम फ्लेमिंग द्वारा करके वापस रीयूज में ले सकते हैं। लेकिन जो इंसिनरेशन होता है उसमें क्या होता है, जो आर्टिकल्स हो गए जैसे वेबशीट हो गया, बेडशीट हो गया, स्पुटम हो गया या पैथोलॉजिकल मटेरियल हो गए, जो
जिनको हम वापस रीयूज में नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या होता है, उसको हम बर्निंग के द्वारा जला देते हैं और राख बना देते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या होता है? इट इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ड्राई हीट। जो ड्राई हीट होता है उसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है हॉट एयर ओवन। देखते हैं हॉट एयर ओवन क्या होता है। इलेक्ट्रिकली हीटेड मेथड होता है, जिसमें क्या होता है, ये बहुत सारे चेम्बर लगे हुए होते हैं और ये बंद हो जाता है और इलेक्ट्रिक द्वारा हम इसको यूज में लेते हैं। इसमें बहुत सारे चेम्बर्स होते हैं। चेम्बर्स में हम जो हमारे को मटेरियल होता है, जो हमारे को डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन करने के लिए जो मटेरियल होते हैं, उनको हम इन चेम्बर पर रखते हैं और स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं। इसमें एक फैन फिटेड होते हैं। इट इज आल्सो फिटेड थर्मास्टेल दैट मेंटेन द टेम्परेचर। इसमें जो अंदर थर्मास्टेल भी होते हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। चेम्बर एट द चूजन टेम्परेचर, जितना इन चेम्बर्स को टेम्परेचर की नीड होती है उतना। अब इसमें हम जो प्रोसेस देखते हैं वो देखते हैं क्या होती है, टेम्परेचर और टाइम। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चेम्बर को जब हम बंद करके 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन। मतलब इसमें 160 डिग्री सेल्सियस नीड होती है टेम्परेचर की और स्टरलाइजेशन के लिए, और इसको हम स्टरलाइजेशन करने के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिनको हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं हॉट एयर ओवन में। सबसे पहले हो गया अपना ग्लास मटेरियल, लाइक एज ग्लास सिरिंज, फ्लास्क, पिपेट, पेस्ट्री डिश एंड टेस्ट ट्यूब। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे अपना फोर्सेप्स हो गया, सीजर्स हो गया, स्केपल्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हॉट एयर ओवन होता है उसमें हमारे को कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, वो देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहला अपना है, इट शुड बी नॉट ओवरलोडेड। जो हॉट एयर ओवन में जो हम आर्टिकल रख रहे हैं उनको हम, जैसे ये अपना चेम्बर हो गया, तो चेम्बर में जो हम आर्टिकल रख रहे हैं उनको लिए प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। उनको एक के ऊपर एक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सब आर्टिकल्स को अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं होंगे, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं द मटेरियल शुड बी अरेंज्ड इन ए मैनर। तो इस प्रकार हमारे को ये हमारा चेम्बर हो गया, चेम्बर पर जो भी हम आर्टिकल रख रहे हैं उनको हम एक अरेंज मैनर में रखना चाहिए। और या ड्राई हीट में जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनको सबसे पहले हमारा वर्क होता है उनको पहले परफेक्टली ड्राई करना, स्टरलाइज करने से पहले। टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, पिपेट, जितने भी होलो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अपना ये टेस्ट ट्यूब हो गया, तो टेस्ट ट्यूब को हम इसके अंदर रखेंगे चेम्बर के ऊपर। तो हम इसका टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस होने के कारण 160 डिग्री सेल्सियस होने के कारण जो पिपेट होगा वो फूट जाएगा। तो पिपेट में हमारे को कॉटन फ्लेट करना चाहिए, कॉटन को फंसा कर रखना चाहिए। टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, पिपेट etc शुड बी फिटेड विथ ए कॉटन फ्लैग। कॉटन फ्लैग से फिटेड होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रबर मटेरियल शुड बी केप्ट इनसाइड द शुड नॉट। जो रबर मटेरियल होते हैं उनको हॉट एयर ओवन में नहीं रखा जाता है, क्योंकि रबर मटेरियल ये अपना ड्राई हीट होने के कारण उसके चिपक जाएंगे। द ओवन मस्ट बी अलाउड टू कूल फॉर 2 आवर। हमारे को 2 घंटे के लिए टेम्परेचर देना है 160 डिग्री सेल्सियस लगातार, और फिर 2 घंटे के लिए हमारे को उसको कूल होने देना है, क्योंकि एकदम खोलेंगे तो रूम का टेम्परेचर भी एक ज़्यादा हो जाएगा और जो हमने ग्लास मटेरियल्स रखे हैं वो उसके फूटने का डर रहेगा। इसलिए जो इनको सबसे पहले 2 घंटे के लिए कूल होने देते हैं। बिफोर ओपनिंग द डोर ऑफ हॉट एयर ओवन। जो हॉट एयर ओवन होता है उसके डोर को 2 घंटे के लिए कूल होने देते हैं, फिर उसको खोलते हैं। सिंस ग्लास वायर में भी क्रैक्स बाय सडनली कूलिंग, क्योंकि जो ग्लास के मटेरियल्स होते हैं वो एकदम बाहर जो उनको डीनेचुरेशन की हवा मिलेगी उससे वो फूटने का डर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉइस्ट हीट के बारे में। मॉइस्ट हीट क्या होती है? दिस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में यूज्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर एज फॉलो। इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस मान के लेते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम, ज़्यादा और 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर क्या क्या होता है और किस प्रकार से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हो गया अपना पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन आपने
दूध की थैली देखी हुई होगी, उस पर लिखा होता है पास्चुराइज्ड मिल्क। तो पास्चुराइजेशन किसका होता है? मिल्क का होता है। जो मिल्क के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सबसे पहले वो दूध को ठंडा करते हैं। जो आपने डेयरी में देखा होगा कि सबसे पहले वो दूध का ठंडा करते हैं और उसका फिर उसको बड़े बड़े मशीनों द्वारा पास्चुराइजेशन करते हैं, फिर उनको सेल्स करते हैं ताकि वो 1 to 2 days रह सकता है। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड। पास्चुराइजेशन में 2 टाइप्स के मेथड यूज लिए जाते हैं। एक तो हो गया अपना होल्डर मेथड, सेकंड हो गया अपना फ्लैश मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड क्या होते हैं। होल्डर मेथड में 63 डिग्री, ये हमारे को याद करना पड़ेगा, होल्डर मेथड में 63 डिग्री सेल्सियस लेते हैं 30 मिनट के लिए, जबकि फ्लैश मेथड में क्या करते हैं, हीटिंग को तो 72 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और 20 सेकेंड्स के लिए लेते हैं। दिस मेथड आर यूज्ड देन कूलिंग क्विकली फॉर, इसको हम जैसे 72 डिग्री सेल्सियस 20 सेकेंड के लिए लेते हैं, फिर उसको कूलिंग होने के लिए एकदम हम उसको लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं 13 डिग्री सेल्सियस, जो बहुत कम होता है। मतलब पहले ज़्यादा टेम्परेचर देके फिर एकदम कम टेम्परेचर करवाते हैं ताकि वो जो अपना मिल्क होता है वो अपना मेंटेन रहे, उसके अंदर जो बैक्टीरिया हो गए वो अपने खत्म हो जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, फिर उसका पास्चुराइजेशन करते हैं। सेकेंड है हमारा इंस्पिसेशन। इंस्पिसेशन में क्या होता है, बाय दिस मेथड सीरम और एग मीडिया आर स्टरलाइज। इसके अंदर जो सीरम्स होता है या एग मीडिया होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है। ये हमारा होता है 80 to 75 डिग्री सेल्सियस, 80 to 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ स्टरलाइज इज कॉल्ड इंस्पाइसेशन। ये इंस्पाइसेशन तो हमारे इसकी हो गई प्रोसेस, उसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं उसको हम बोलेंगे इंस्पिसरेटर। वैक्सीनेशन, बहुत वैक्सीनेशन होती है जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको स्टरलाइज किया जाता है। बैक्टीरियल वैक्सीन आर स्टरलाइज्ड बाय ए स्पेशल वाटर बाथ। जो बैक्टीरियल वैक्सीन होती है वो एक स्पेशलाइज्ड वाटर बाथ के द्वारा वैक्सीन को स्टरलाइज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं वैक्सीन बाथ। वैक्सीन बाथ कहाँ कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है, 60 डिग्री सेल्सियस पर इसका स्टरलाइज होता है, और 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, विच किल्ड मोस्ट ऑफ वेजिटेटिव बैक्टीरिया, जिससे हम इसके वेजिटेटिव बैक्टीरिया को हम खत्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसमें जो वैक्सीन बहुत आता है इसमें हम क्या करते हैं, जो स्पोर फॉर्म होती है उसको भी हम इसको वैक्सीनेशन बहुत को अगर हम 3 सक्सेसिव डेज के द्वारा, अगर लगातार 3 डेज के द्वारा हम ये टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर के लिए हम लगातार 3 दिन के लिए देते हैं तो इसकी स्पोर फॉर्म भी जो होती है वो हट जाती है। बॉइलिंग में क्या होता है, जो हम 20 से लेकर 30 मिनट तक हम अगर बॉइलिंग करते हैं किसी भी चीज को, तो मोस्ट ऑफ जो वेजिटेटिव फॉर्म या पैथोजेनिक फॉर्म होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, लेकिन जो अपनी स्पोर फॉर्म होती है, एग फॉर्म होती है, वो नहीं होती है। तो हम इसके लिए हमारे को कितना 1 घंटे से 45 मिनट तक बॉइलिंग करेंगे। तो बॉइलिंग मेथड एक सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। जब हमारे पास कोई भी ड्राई हीट मेथड या ऑटोक्लेव हमारे पास अवेलेबल नहीं हो या फ्लेमिंग अवेलेबल नहीं हो तो हम बॉइलिंग सबसे जो हमारे होम मेड मेथड भी यूज होता है। व्हेन बेटर मेथड आर नॉट अवेलेबल, बॉइलिंग में भी यूज्ड फॉर ग्लास मटेरियल एंड रबर स्टॉपर्स। हम देखते हैं कि जो रबर स्टॉपर्स होते हैं उनको हम जो हॉट एयर होना होता है उसमें स्टरलाइज नहीं करते, क्योंकि उसमें जो चेंबर होता है उसके जो रबर होता है वो अटैच हो जाता है और डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इसलिए हम जो रबर स्टोवर्स होते हैं उनको बॉइलिंग पर ही, जो रबर स्टोवर होते हैं उनको हम बॉइलिंग पर ही स्टरलाइज कर सकते हैं। और सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है अपना बॉइलिंग मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं टिंडलाइजेशन में क्या होता है वो देखते हैं हम। बाय दिस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट। इसमें हम क्या करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पर 800 डिग्री सेल्सियस पर 2 मिनट के लिए स्टरलाइज करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को 3 सक्सेसिव डेज के लिए। 3 दिनों तक लगातार करते हैं। जो वेजिटेटिव फॉर्म, जो स्पोर फॉर्म होती है वो पूर्णतः जो पैथोजेनिक फॉर्म या वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाती है और अपना टिंडलाइजेशन द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी आर्टिकल से अच्छे से हट जाते हैं। दिस इज नोन एज टिंडलाइजेशन। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, टिंडलाइजेशन या इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन। जो
इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं जो यूज में होते हैं, सीरा हो गया या शुगर हो गया या मीडिया कंटेंट हो गए, जिसको हम स्टरलाइज कर सकते हैं, विच आर डैमेज हाई टेम्परेचर पर डैमेज होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाव 100 डिग्री सेल्सियस। हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट है हमारा एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाव 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर अगर और अबाव कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोक्लेव या अंडर प्रेशर। ऑटोक्लेव एक प्रिंसिपल ऑटोक्लेव होता है, कुकर प्रिंसिपल होता है ना, उसकी तरह कार्य करता है। कुकर हमारा कैसे वर्क करता है, कुकर में क्या करते हैं, जैसे हमारा बाहर का वातावरण होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हम जैसे ही किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो अपनी लास्ट होती है, जो अपनी लास्ट स्टेज होती है वो अपनी होती है किसी भी बाहर की एटमॉस्फेयर की, वो होती है बॉइलिंग होती है। बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जैसे हम किसी भी, ये अपना आर्टिकल्स हो गया जिसमें हम कर रहे हैं, जैसे वाटर बॉईल कर रहे हैं, तो वाटर बॉईल हो गया, बॉईल होने से ऊपर उसका टेम्परेचर नहीं हो पाता है। तो जैसे हम उस पर कोई ढक देते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम ढक हटाते हैं तो उस पर पानी आ जाता है, क्योंकि जो वो भाप बन के उड़ता है उसको ये अंडर प्रेशर बोलते हैं। तो अंडर प्रेशर में क्या होता है, वेन वाटर बॉयल वेन इट वेपर प्रेशर, जब वाटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, इक्वल दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रेज्ड, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो रेज्ड होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कमरा हो गया, जैसे हम कमरे के अंदर फ्रीज रखते हैं, तो फ्रीज को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो कमरे का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। कमरे को बंद कर दे और फ्रिज को खुला छोड़ दे तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसी का उदाहरण हम एसी में देखते हैं। एसी में क्या होता है, जो एसी होती है वो बंद चीज को किसी भी, जैसे हमारा कमरा हो गया या फिर छोटी सी कोई भी केबिन हो गई, उसमें हम एसी लगा देते हैं तो गर्मियों में वो एक हमारे को कूल टेम्परेचर प्रोवाइड कराती है। उसी प्रकार हमारा ये ऑटोक्लेव होता है, वो एक बॉइलिंग की तरह या कुकर प्रेशर की तरह वर्क करता है, प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि ऑटोक्लेव क्या होता है। ऑटोक्लेव एक सिलेंड्रिकल मशीन होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है या वर्टिकल हो सकती है, लेकिन सिलेंड्रिकल होती है। और जो गन मेटल और स्टेनलेस मतलब स्टील की बनी हुई होती है, इसमें क्या होते हैं, आयरन के सपोर्टिंग होते हैं जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके साइज बड़ी होती है, इसको मेंटेन रखने के लिए इसमें इसके सपोर्टिंग के रूप में आयरन कैसेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसा हमने हॉट एयर ओवन में पढ़ा था, वो एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। देन जो अपना ऑटोक्लेव होता है वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। हीट इज जनरली अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोसिटी, जो हीटिंग होती है वो इलेक्ट्रोसिटी के द्वारा अप्लाइड की जाती है। द स्टीम स्ट्रक्चर विथ ए प्रेशर टू द इनर चैम्बर, इसमें जो होता है वो इनर चैम्बर के अंदर प्रेशर को स्टीम किया जाता है, मतलब हाई स्टीम किया जाता है। वेयर मटेरियल आर केप्ट फॉर स्टरलाइजेशन, जहाँ पर स्टरलाइजेशन के लिए हम इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। अब देखते हैं स्टरलाइजेशन की क्या कंडीशन होती है, कितना टेम्परेचर यूज में लगते हैं, उससे कितना चैम्बर प्रेशर होता है, उसका कितना टाइम होल्डिंग टाइम होता है, रखने का टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर। इसमें ऑटोक्लेव में टेम्परेचर कितना होता है, ये अपना होता है नॉर्मल टेम्परेचर ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस पर। इस पर हम चैम्बर प्रेशर कितना होता है 15 एलबीएस पर स्क्वायर इंच, और होल्डिंग टाइम कितना होता है 15 मिनट। ये अपना जनरली होता है। दिस कंडीशन आर जनरली यूज्ड, हाउएवर स्टरलाइज आर आल्सो हाई टेम्परेचर। स्टरलाइज को हम जो ऑटोक्लेव प्रिंसिपल होता है उसको हम हाई टेम्परेचर पर भी स्टरलाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं हाई टेम्परेचर कौन सा होता है। हाई टेम्परेचर 2 होते हैं, एक तो 126 डिग्री सेल्सियस और एक 133 डिग्री सेल्सियस। अब 126 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, जो इसमें हम 10 मिनट का होल्डिंग टाइम लेते हैं, और इसका जो चैम्बर प्रेशर होता है वो होता है 20 एलबीएस पर स्क्वायर इंच। और जो हम इससे भी अगर हाई टेम्परेचर लेते हैं वो होता है हमारा 133 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, जो अपना चैम्बर प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, 30 एलबीएस पर स्क्वायर इंच होता है, और इसमें जो हम होल्डिंग टाइम होता है वो केवल और 2 और 3 मिनट्स होता है। अब इसके देखते हैं प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल कैसे काम करता है, प्रेशर कुकर की तरह।
स्टीम अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस बेटर किलिंग पाउडर देम ड्राई हीट। जो ड्राई हीट होता है वो अगर हमारा बैक्टीरिया को डीनेचुरेशन प्रोटीन द्वारा करना हो तो हमारा ड्राई हीट मेथड सबसे बेस्ट मेथड यूज में होता है। बैक्टीरिया आर मोस्ट सस्पेक्टिबल टू मोस्ट हीट एज ए बैक्टीरियल प्रोटीन कोएगुलेशन रिपीटली। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का डीनेचुरेशन हो जाता है और जो कोएगुलेशन होता है और फिर उसको हॉट एयर ओवन द्वारा इजीली हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बजाय ऑटोक्लेव के। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम यूज में लेते हैं। टू स्टरलाइज कल्चर मीडिया, रबर मटेरियल, गोवन, ड्रेसिंग, ग्लोव्स हो गए, पीपीई किट हो गया अपना, जो भी ओटी हो गया या फिर ऑपरेशन थिएटर में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं उनको हम स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव का यूज में लेते हैं। इट इज अ पर्टिकुलरली यूज मटेरियल विच कैन नॉट विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे को प्रिकॉशन सावधानियां रखनी पड़ती है ऑटोक्लेव में। द एयर मस्ट बी अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द चैम्बर पीरियड यूज। जो हम चैम्बर लेते हैं उसके अंदर आर्टिकल को ऐसे रखना चाहिए ताकि उनको चारों तरफ से हवा मिल सके। मटेरियल शुड बी स्टरलाइज। उसको जो भी मटेरियल को हमको स्टरलाइज करना हो सबसे पहले हमारे को परफेक्टली ड्राई करना होता है। मटेरियल शुड बी अरेंज इन सच मैनर। जो जैसे हमारे इसमें भी चैम्बर होते हैं तो चैम्बर में जो हम आर्टिकल्स या मटेरियल रखते हैं उनको एक प्रॉपरली अरेंज मैनर में रखना चाहिए जिससे उसको चारों तरफ से हवा मिल सके। फ्री सर्कुलेशन ऑफ स्टीम इनसाइड द चैम्बर। जो स्टीम होता है वो चारों तरफ से हो सके। नेल मेथड का पार्ट है 3 ओजोन। ओजोन में क्या होता है, लो टेम्परेचर स्टरलाइज बाय ओजोन। जो लो टेम्परेचर में होता है वो ओजोन के द्वारा स्टरलाइज हो जाता है। ओजोन स्टरलाइज यूज्ड इन ऑक्सीजन H2O हो गया, इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस ओजोन। ओजोन के द्वारा ओजोन प्रोड्यूस करके हम उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज कर सकते हैं जो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा सकते हैं। ओजोन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमारा ऑक्सीजन मोलिक्यूल होता है वो 2 भाग्स में टूट जाता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो 2 टाइप में हो जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो हमारा जो अदर ऑक्सीजन के साथ ये एक ऑक्सीजन बाइंडिंग होकर O3 ये हमारा हो गया ओजोन का फॉर्मेशन। द स्टरलाइजर प्रोवाइड विदाउट प्रोड्यूसिंग टॉक्साइड केमिकल, इट रन एट लोअर टेम्परेचर। ये ओजोन होता है हमारे को सबसे कम टेम्परेचर भी किसी चीज़ को इंस्ट्रूमेंट या किसी भी आर्टिकल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिड्यूस करना हो तो ओजोन सबसे कम टेम्परेचर भी हो सकता है। दिस इज द डिवाइस O2 molecule separated by into a atomic oxygen is presence। जो हमारा अदर हो गया ये, जो अदर वाला ऑक्सीजन होता है उसके साथ प्रेजेंट होकर जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ऑक्सीजन मोलिक्यूल टूटा है वो ओजोन का निर्माण करते हैं। द ऑटोनोमिक ऑक्सीजन कंबाइंस विद अदर ऑक्सीजन। जो ऑटोनोमिक ऑक्सीजन होता है वो अदर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन मिलकर ओजोन बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। अब देखते हैं फिल्ट्रेशन में क्या आता है। दिस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज फॉर सबस्टेंस दिस विच गेट डैमेज हीट प्रोसेस लाइक ए कल्चर मीडियम, सीरम, शुगर, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन। जो फिल्ट्रेशन होता है वो कल्चर मीडियम हो गया, सीरम हो गया, शुगर हो गया, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन हो गया, उसके उनको हटाने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज में लेते हैं। फिल्ट्रेशन 2 टाइप्स का होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हो गए। जो स्टरलाइज सीरा हो गया या शुगर हो गया, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन हो गया, ये अपने यूज में आते हैं फिल्ट्रेशन में। सेपरेट ऑफ टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया फेजेस फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की टॉक्सिस और बैक्टीरिया फेजेस को हटाते हैं फिल्ट्रेशन। अब देखते हैं कि फिल्ट्रेशन के कितने प्रकार होते हैं। फिल्ट्रेशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर और अर्थवेयर कैंडल फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज एस्टर की बनी हुई होती है। इसमें क्या होता है, मोस्ट माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी में ये करने वाला मेम्ब्रेन फिल्टर एक मोस्ट कॉमनली मेथड होता है जिससे हम किसी भी आर्टिकल्स या उनको हम करते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया होती है उनकी साइज अलग अलग होती है। बैक्टीरिया की साइज आल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। जो बैक्टीरिया होते हैं माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर वो अलग अलग साइज के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्थवेयर कैंडल्स फिल्टर। अर्थवेयर कैंडल फिल्टर में क्या होता है, दिस फिल्टर आर यूजुअली मेड इन
द फॉर्म ऑफ होलो कैंडल, जो होलो कैंडल से बनी हुई होती है, जबकि ये अपने सेलुलर एस्टर से बनी हुई होती है। माइकोप्लाज्म टू पासेस थ्रू इनटू फिल्ट्रेट, इसमें क्या करते हैं, फिल्ट्रेट में माइकोप्लाज्म पास कराते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा रेडिएशन, जो कि फिजिकल मेथड का लास्ट टाइप से। रेडिएशन में क्या होते हैं, रेडिएशन टू टाइप्स का होता है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग या आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या करते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन इज इंक्लूड एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज कौन सी होती है, जो ब्रह्मांडीय किरणें होती है वो होती है कॉस्मिक रेज। दे आर, जो ये अपने आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है वो इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो डीएनए होता है उसको भी हम वेरियस डीएनए को भी ये स्टेलाइज कर सकता है। They are highly dangerous to all cells including bacteria. They damage DNA by various mechanism. इसके द्वारा हम DNA को भी मैकेनिज्म कर सकते हैं। They are commonly used for sterilization of disposable item हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, सिरंज हो गया, स्वेब हो गया, कॉटन प्लेट हो गया या कैनुलाज हो गया, कैथेटर्स हो गए, उनके हम इनको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हम आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है रेडिएशन का नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। दिस रेडिएशन आर आल्सो इंक्लूड इंफ्रारेड और यूवी रेज। यूवी रेज होती है जो अपनी पराबैंगनी किरणें होती है। इंफ्रारेड रेज होती है वो किस लिए यूज में होती है, सिरिंज और कैथेटर को स्टेरिलाइज करने के लिए। और यूवी रेज होती है वो किसको यूवी रेज रेडिएशन होती है वो किसके लिए यूज में होती है, बैक्टीरियल प्रोटीन के लिए। दिस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज यूज बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी एंड ऑपरेशन थिएटर। ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इसलिए तो हमारे को पहले संकेत करते हैं कि इसमें अंदर जाना, जो ऑपरेशन थिएटर में अंदर जाना मना है, क्योंकि उसमें जो होती है यूवी रेज होती है वो बहुत हार्मफुल रेज होती है। इसलिए ये मेथड कहाँ यूज में लिया जाता है, लेबोरेटरी में या फिर ऑपरेशन थिएटर में, बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी में या फिर ऑपरेशन थिएटर में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। स्टेरिलाइजेशन के बारे में पढ़ा हमने, और स्टेरिलाइजेशन के टाइप पढ़ा और फिजिकल स्टेरिलाइजेशन को अच्छी तरीके से समझा है।